तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड से, जिसका नाम है गोंग मा संग, बट हम इसे मासंग बुलाएंगे, जो कि अपने किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से चाइना आया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है, वो भी अपने शूट के लिए चाइना आई होती है, जिसका नाम है जू गी ब्योम। अगला शूट उसका पानी में होने वाला था, तो वो शूट करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे बचपन से ही पानी से काफी डर लगता है। नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड जाकर ये सारी बातें डायरेक्टर को बताती है, तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं एंड शूटिंग कैंसिल करके वहां से चले जाते हैं। और जब ये बात गीवियम को पता चलती है तो वो काफी सैड हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि आज तुमसे मिलने जेमिन आने वाला है। मिन का नाम सुनते ही गीवियम काफी चिढ़ जाती है, क्योंकि वो सभी से फ्लर्ट करता रहता है। गीवियम कहती है कि मैं तो बस उसे सीईओ किम के कारण झेल रही हूँ, वरना वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं, जो सीईओ से कुछ बात कर रहा था। अब क्योंकि शूट कैंसिल हो गया था, तो गीवियम घूमने का प्लान बनाती है। घूमते घूमते उसकी मुलाकात मासंग से होती है, जहाँ पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, बट देन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मासंग एक रेस्टोरेंट जाकर किसी लड़की का वेट करने लगता है, जिसका नाम जॉय केंट है। वहीं दूसरी तरफ गीवियम को वॉशरूम जाना था, बट गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, तो वो उससे अपना नाम जॉय बताकर खुश करने की कोशिश करती है, जिसे सुनकर मासंग को ऐसा लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, तो गीवियम उसे अपना कोई फैन समझकर उस पेपर पर ऑटोग्राफ दे देती है। बट मासंग को जब पता चलता है कि ये तो जॉय केंट है ही नहीं, तो वो गीवियम पर साइन करने के लिए काफी गुस्सा करता है। लेकिन गीवियम उसे इग्नोर करके वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे काफी जोर की वॉशरूम लगी थी, जिसे देखकर बेचारा हमारा मासंग वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। बट थोड़ी देर बाद फाइनली उसकी मुलाकात असली जॉय केंट से हो ही जाती है। गीवियम जब वापस जा रही होती है, तो रास्ते में कुछ गली के गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहां मासंग आकर गीवियम को बचा लेता है एंड उसे भगाकर वहां से ले जाता है। इन सब की वजह से गीवियम तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो मासंग के कोट में ही छिपने लगती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। तभी मासंग नोटिस करता है कि गीवियम के पैर की तो एक सैंडल गायब है, इसलिए वो उसे अपने शूज पहनने के लिए देता है, जो कि ऑब्वियसली उसके पैर पर काफी बड़े थे। अब गीवियम के पास ना तो फोन था और ना ही पैसे, इसलिए मासंग उसे अपने साथ होटल लेकर आता है। जब वो रूम बुक कर रहा होता है, तो गीवियम थकान की वजह से वहीं पे सो जाती है, जिस वजह से मासंग उसे काफी प्यार से देखने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में जब गीवियम की आंखें खुलती हैं, तब तक मासंग ने उसके लिए नई सैंडल्स एंड उसकी चोट पर बैंडेज भी लगा दिया था। एंड वो तो गीवियम के लिए अपनी आज रात वाली फ्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। ये सब देखकर गीवियम मासंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तभी एक बच्चे की वजह से वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। मासंग उसे पानी से बचाकर बाहर लाता है एंड यहाँ उसे भी पता चल जाता है कि गीवियम को पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। अब क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो मासंग उसे अपनी कोट पहनने को देता है एंड उसकी काफी केयर भी करता है। गीवियम को थोड़ा अजीब फील होता है, तो वो मासंग से दूर हो जाती है और कहती है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मासंग कहता है, सब कुछ? गीवियम कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम मांगो तो। मासंग कहता है, तो फिर ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकती हो? गीवियम कुछ नहीं बोलती, तो मासंग कहता है कि
क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया? गिब्योम मना कर देती है, जिसके बाद मासंग उसे एक फ्लावर के बारे में बताता है एंड उसकी ड्राइंग भी बना लेता है। गिब्योम उसे उसकी कोट निकाल कर देने लगती है, बट हमारा मासंग कुछ ऐसा देख लेता है कि वो उसे कोट निकालने से मना कर देता है और कहता है कि अभी तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे देखकर गिब्योम उस पर गुस्सा करती है। जिसके बाद मासंग गिब्योम को उसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पे वो दोनों पहली बार मिले थे। तभी गिब्योम वहाँ पे अपने भाई और अपनी फ्रेंड को देखती है, बट वो फिर भी उनके पास नहीं जाती और मासंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो अभी मासंग के साथ थोड़ी और देर तक रहना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। पूरा दिन साथ में बिताने के बाद मासंग गिब्योम से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, एंड देन कुछ ऐसा करता है। तभी गिब्योम को उसके फ्रेंड्स की आवाज़ आती है, तो वो मासंग के पीछे छिप जाती है। जिसके बाद वो दोनों कोरिया में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। बट कोरिया वापस जाने से पहले वो दोनों 1 घंटे बाद वापस इसी जगह पर मिलने का प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद गिब्योम वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे बाद जब गिब्योम वापस आने का ट्राई करती है, तो उसकी फ्रेंड उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। वहीं दूसरी तरफ मासंग एक टैटू शॉप में जाकर उसी फ्लावर का टैटू बनवा लेता है। तभी वो वहीं पे सीईओ एंड मिन की बातें सुनता है, जो कि गिब्योम के साथ कुछ गलत करने का प्लान बना रहे थे। इसलिए मासंग उन दोनों का पीछा करने लगता है, जिस वजह से उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं हम गिब्योम को देखते हैं, जो कि उसी जगह जाकर मासंग के आने का वेट कर रही थी। वापस जाते हुए उसकी मुलाकात मिन से होती है, जो उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है, जिस वजह से गिब्योम वहीं पे बेहोश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिन का किसी ने मर्डर कर दिया है और गिब्योम बेहोश होकर वहीं पे लेटी होती है। एंड ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मासंग को उस एक्सीडेंट की वजह से एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, क्योंकि हर सुबह उठते ही उसे बिताए हुए कल के बारे में सब कुछ भूल जाता है। इसलिए वो उन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए उन्हें अपनी बॉडी या फिर अपनी डायरी पर लिख लेता है। इन शॉर्ट आप मासंग को कोरियन गजनी कह सकते हैं। इसी बीमारी का फायदा उठाकर मासंग के आसपास के सभी लोग उसे बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। मासंग के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी, बट उसकी एक आंट है जो कि काफ़ी खड़ूस हैं और उन्होंने मासंग को डेटिंग या फिर गर्लफ्रेंड बनाने से साफ साफ मना किया है, ताकि वो बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे सके, जिस वजह से मासंग और भी अकेला पड़ जाता है। अब मासंग का उसकी लाइफ में बस एक ही मिशन है कि उसे पता लगाना है कि आखिर आज से 3 साल पहले उस एक्सीडेंट वाले दिन हुआ क्या था। देन नेक्स्ट सीन में हम मासंग के कजिन ब्रदर को देखते हैं, जो कि एक सेलिब्रिटी होता है एंड वो अपनी मॉम को बिना बताए ही वापस कोरिया आ गया था, क्योंकि उसकी अपनी मॉम से बिल्कुल भी नहीं बनती, बट हाँ मासंग से काफ़ी बनती है। फिर हम गिब्योम को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट वाले दिन मिन की मौत का जिम्मेदार उसे ही माना गया था, जिस वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। अब तो बस वो लोकल वीडियोस ही बनाती है। जब डायरेक्टर उसे पूरी की पूरी फिश एक बार में ही खाने के लिए बोलता है, तो गिब्योम को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर गिब्योम को उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए कहकर चुपके चुपके उसकी वीडियोस बनाने लगता है, और जब उसे इस बारे में पता चलता है, तो वो डायरेक्टर से इन वीडियोस को डिलीट करने को कहती है, बट वो ऐसा नहीं करता। वहीं मासंग को जब पता चलता है कि आज उसका फ़ोटो शूट होने वाला है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है,
क्योंकि उसे लाइट से काफ़ी डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर गिवियम को अपना कैमरा पकड़ाकर वॉशरूम चला जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर गिवियम अपनी फनी वीडियोस को डिलीट करने की कोशिश करती है। बट तभी उसकी लाइट अचानक से सामने खड़े मासंग पर पड़ जाती है, तो वो जाकर गिवियम पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से वो तो गिवियम को पूरी तरह से भूल चुका था। बट गिवियम उससे इतने दिनों बाद देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट की पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां गिवियम मासंग को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। बट मासंग उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके वहां से जाने लगता है। तो गिवियम उसे उसके नाम से बुलाकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, जिसे सुनकर मासंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हें याद रखूं? घर जाकर मासंग बस गिवियम के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गिवियम ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताते हुए कहती है कि आखिर कोई इंसान किसी को किस करने के बाद कैसे भूल सकता है? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तुम्हें पहचानता भी कैसे, क्योंकि तुम तो पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज हो गई हो। गिवियम की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन और भाई है, जिन्हें संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गिवियम की है, क्योंकि उसके पापा तो बस ड्रिंक करके इधर उधर पड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासंग अपनी डायरी में आज के बारे में सब कुछ लिख रहा था, बट वो गिवियम के बारे में कुछ भी नहीं लिखता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नहा रहा होता है, तभी उसे अचानक से गिवियम की याद आ जाती है, और वो उसकी कही हुई किसी बात को भी अभी तक नहीं भूला था, जिस वजह से मासंग काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने गिवियम के बारे में डायरी पर कुछ भी नहीं लिखा था। फिर भी उससे रिलेटेड सारी बातें याद थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर गिवियम के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर गिवियम को जॉब से फायर कर देता है, जिसके बाद वो अपने स्टोर आती है, जहां वो ऑनलाइन कपड़े बेचती है। बट कोई भी उसके कपड़े नहीं खरीदता, जिसके बाद हम उसकी फ्रेंड नान को देखते हैं, जो कि अब एक दूसरी फेमस एक्ट्रेस ली के लिए काम करती है। वहीं आंटी को जब पता चलता है कि उनका नालायक बेटा वापस आ चुका है, बस उसने मुझे बताया नहीं, तो वो उसके सभी कार्ड्स को ब्लॉक करा देती हैं। वहीं मासंग अपने डॉक्टर को बता रहा होता है कि मैं चाहकर भी उस लड़की को नहीं भुला पा रहा हूँ, शायद उससे मेरा कोई गहरा कनेक्शन है। दूसरी तरफ जून फेमस एक्ट्रेस ली से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बट ली उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, जिसे देखकर बेचारा जून वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। ली उसी सीईओ के साथ काम कर रही है, जिसके लिए पहले गिवियम काम किया करती थी। वहीं जून एक ड्रामा बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है, बट अभी तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए वो मासंग के पास जाकर उससे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है, जिसके लिए मासंग रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिवियम की वही वाली वीडियो पूरे कोरिया में वायरल हो जाती है, जिसे मासंग भी देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं अभी तक ढूंढ रहा था। ये सुनकर असिस्टेंट उसे गिवियम के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो पहले एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती थी, बट एक मर्डर का इल्ज़ाम लगने के बाद उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया, और इसकी एक ऑनलाइन शॉप भी है। देन सेम नाइट मासंग गिवियम के स्टोर से काफ़ी सारे कपड़े ऑर्डर करता है, जिसे सुनकर गिवियम काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे कॉल करके घर का एड्रेस पूछती है। पहले तो मासंग उसे पूरा मोहल्ला घुमाता है, एंड देन एट लास्ट अपने घर का एड्रेस बता ही देता है। गिवियम उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। मासंग उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, और क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिसे सुनकर गिवियम सैड हो जाती है और उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते।
जिसके बाद मासंग उसे पैसे देकर उन कपड़ों को लेने से मना कर देता है। तो गिब्योम सैड होकर वहां से चली जाती है। तभी बाहर उसकी मुलाकात जून से होती है, जो कि उसका बहुत ही बड़ा वाला फैन है और उसने आज से 5 साल पहले गिब्योम के साथ एक छोटा सा रोल प्ले किया था। गिब्योम भी उसे पहचान लेती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि जून गिब्योम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और वो तो उसकी सभी ड्रेसेस को खरीदने के लिए भी रेडी हो जाता है। बट गिब्योम उसे ये ड्रेसेस नहीं बेचती क्योंकि मासंग ने पहले ही इसके पैसे दे दिए थे, जिसके बाद वो दोनों जाकर इन कपड़ों को गरीबों में बांट देते हैं। वहीं मासंग खुद से कह रहा होता है कि आखिर जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, उसके ख्याल से ही बार बार मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है। आफ्टर दैट वो गिब्योम से मिलने उसके घर जाता है एंड खुद को कोसते हुए कहता है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि ना चाहते हुए भी मेरा दिल और मेरा मन बार बार उसके पास जाने को कर रहा है। वहीं जून फिर से गिब्योम को पॉपुलर करने का प्लान बनाता है। मासंग उससे बात करने की कोशिश करता है बट गिब्योम झूठ बोलते हुए कहती है कि अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ, जिस पर मासंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि शायद तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से लोग तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो गिब्योम भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम जैसे बुरे इंसान से मैंने प्यार क्यों किया। और वो तो गुस्से में मासंग को किस वाली बात भी बता देती है, जिसे सुनकर मासंग कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। बट गिब्योम उसे कुछ भी नहीं बताती, तो वो फाइनली उसे बता देता है कि मैं आज होने वाली सारी बातें कल भूल जाऊंगा। जिस पर गिब्योम कहती है कि अगर तुम ये सब भूल ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है एंड मासंग को उससे दोबारा ना मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद मासंग फिर से गिब्योम के बारे में अपनी डायरी पर कुछ भी नहीं लिखता और खुद से कहता है कि मैं उसे भूल ही जाऊं तो काफ़ी अच्छा है। वही गिब्योम काफ़ी इमोशनल होती है क्योंकि वो अभी तक मासंग को नहीं भुला पाई थी। वही मासंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से मैं तुमसे गिब्योम के बारे में पूछूं भी, तब भी तुम मुझे उसके बारे में कुछ मत बताना। देन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे सिर्फ वही प्लेस याद रहती है जहाँ कल वो गिब्योम से मिला था, जिसके बाद वो उस प्लेस की ड्राइंग बनाकर अपने असिस्टेंट को इस प्लेस को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वही जून गिब्योम से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसकी वजह से गिब्योम के डैड को चोट लग जाती है, तो वो उनके लिए एक हॉस्पिटल में स्पेशल रूम बुक करा देता है। डैड गिब्योम को बताते हैं कि मुझे हॉस्पिटल लाने वाला वही लड़का है जो कि कल रात को हमारे घर आया था, बट इन रियलिटी उन्हें हॉस्पिटल मासंग ने नहीं बल्कि जून लेकर आया था। आफ्टर दैट गिब्योम मासंग के पास जाकर कहती है कि तुम्हें हमारे लिए स्पेशल रूम बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सभी बिल्स के पैसे तुम्हें पे कर दूंगी। जिसे सुनकर मासंग वॉज लाइक ये लड़की पगला गई है क्या, क्योंकि मैंने तो कोई रूम बुक नहीं किया। एंड एट लास्ट गिब्योम को भी पता चल जाता है कि उसके डैड के लिए रूम मासंग ने नहीं बल्कि जून ने बुक करवाया था। वहीं मासंग जून को देखकर काफ़ी स्माइल करता है क्योंकि उसे चोट उस जगह पर लगी थी जहां नहीं लगनी चाहिए थी। मासंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस जगह की ड्राइंग आपने बनाई थी वो गिब्योम के घर के बाहर की है। तो वो अपने डॉक्टर के पास जाकर उन्हें बताता है कि अगर मैं उस लड़की को भूल भी जाऊं, तब भी उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात मुझे याद ही रहती है। जिसके बाद डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हैं, तो मासंग को गिब्योम से रिलेटेड पुराने 2 दिनों की सभी बातें फिर से याद आ जाती है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि शायद तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है, क्योंकि एक बार दिमाग सब कुछ भूल सकता है पर दिल नहीं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग गिब्योम से मिलने जाता है, जहाँ पहले तो गिब्योम उससे अपना बदला लेते हुए उससे पूरा मार्केट घुमाती है एंड देन सही एड्रेस बता ही देती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं।
काफी देर तक घूमने फिरने के बाद फाइनली गिब्योम मासंग को आज से 3 साल पहले के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो लोग कहाँ मिले थे और कैसे मासंग उसे वेट करने के लिए बोलकर वहां से चला गया था, जिसे सुनकर मासंग उसे सॉरी बोलता है, पर गिब्योम वहां से चली जाती है। वही जून फिर से ली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बट वो तो उसे फिर से बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो जून अपने कजिन मासंग को कॉल करके अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, क्योंकि आज मैं एक फेमस एक्ट्रेस गिब्योम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाला हूँ। गिब्योम का वहाँ आना जून के पार्टनर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसे अपनी कंपनी में जॉब करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ मासंग भी आ जाता है, जिसे देखकर गिब्योम वॉज लाइक, ओ गॉड, आखिर ये कहाँ से आ गया। मासंग भी उसे परेशान करते हुए गिब्योम को अपनी कंपनी में जॉब देने से मना कर देता है, बट जून तो उसे थोड़ा सोचने का टाइम देकर अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। बाहर आते ही गिब्योम की मुलाकात सीईओ किम से हो जाती है, जिस वजह से वो काफ़ी सैड हो जाती है एंड इस बात को मासंग भी नोटिस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आंटी को भी पता चल जाता है कि आजकल मासंग एक लड़की को नहीं भुला पा रहा है, जो कि आज से कई सालों पहले काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी थी। काफ़ी सोचने के बाद एट लास्ट गिब्योम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, क्योंकि अभी उसके पास पैसे कमाने का यही एक आखिरी ऑप्शन बचा था। वहीं दूसरी तरफ मासंग को घर में एक सैंडल एंड एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली किसी और का नहीं बल्कि गिब्योम का ही था, क्योंकि इस घर में पहले गिब्योम रहा करती थी। जिसके बाद मासंग गिब्योम के गाए हुए सॉन्ग सुनता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भी अपने गानों को सुनते हुए मासंग को याद कर रही थी। मासंग शॉक्ड होकर खुद से कहता है कि आखिर इन गानों को सुनकर मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 3 की शुरुआत में जून मासंग को इस घर से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ये घर गिब्योम को गिफ्ट करना चाहता है, बट मासंग ऐसा करने से मना कर देता है एंड जून को घर से बाहर निकाल देता है। और वो समझ जाता है कि ये सारे सामान गिब्योम के ही होंगे, और अब तो उसने गिब्योम के बारे में अपने डायरी पर भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। गिब्योम के डैड अपनी स्क्रिप्ट के साथ गिब्योम का कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी गलती से कंपनी के लिए डिलीवर कर देते हैं। वहीं मासंग गिब्योम को उसका शूज़ वापस करने जाता है, तो गिब्योम उसे लेने से मना कर देती है। तभी नान उसे कॉल करके बताती है कि जो फेक नेकलेस तुमने बनाया था उसके बारे में ली को पता चल गया है, जिसे सुनकर गिब्योम भागते हुए उसके पास जाती है और अपने फ्रेंड को बचाने के लिए सारी गलती खुद पर ले लेती है। जिस बात का फ़ायदा उठाकर ली उसे सभी के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तभी वहाँ मासंग आकर उसकी हेल्प करता है एंड उस नकली नेकलेस को काफ़ी सारे पैसों से खरीद लेता है और गिब्योम को वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर ली भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर कैसे कोई एक नकली नेकलेस को इतने सारे पैसों से खरीद सकता है। तभी वहाँ जून आकर गिब्योम को बताता है कि आपका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारी कंपनी को मिल चुका है, जिसे सुनकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने तो अभी तक उन पेपर्स को डिलीवर नहीं किया था। ऑफिस में मासंग का असिस्टेंट उसे एक रिकॉर्डर देकर कहता है कि जब भी आप अकेला महसूस करो तो इसे सुन लेना। आफ्टर दैट वो डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि आज से 3 साल पहले ज़रूर गिब्योम से रिलेटेड कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात थी जिसे मैं भूल चुका हूँ, बट अब मैं उसे हर हाल में याद करना चाहता हूँ। वहीं गिब्योम अपनी मॉम की एक फ़ोटो ढूंढ रही होती है, जो कि उसे नहीं मिलती, तो वो मासंग को कॉल करके उस फोटो के बारे में पूछती है। तो मासंग कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा सारा सामान अपने घर से बाहर फेंक दूं, तो मैं उन सभी को कल फेंकने ही वाला हूँ। जिसे सुनकर गिब्योम भागते हुए अपनी मॉम की फ़ोटो लेने उसके पास जाती है।
जहां वो तो उसकी गरीबों वाली हालत देखकर काफ़ी स्माइल करता है एंड उसकी मॉम की फ़ोटो को वापस करने के बहाने से अपने घर का सारा काम करवा लेता है। मासंग जब ग्यूबियम के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो वो गलती से अपने हाथ पर चोट लगवा लेती है, जिसे देखकर मासंग उस पर मेडिसिन लगाता है, जिसके बाद गिब्योम अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मासंग उसे याद करके काफ़ी स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि जब बचपन में मासंग के फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसके फेस में लाइट पड़ी थी, जिस वजह से उसे आज भी लाइट से प्रॉब्लम है। वहीं जून अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए एक क्विज कंपटीशन में जाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए उसे एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तो वो मासंग को उसका पार्टनर बनने के लिए कहता है। बट वो तो उसके मुंह पर ही मना कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जून की पार्टनर गिब्योम बनने वाली है, तो वो काफ़ी जेलस फील करता है एंड जून के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। कंपटीशन वाले दिन मासंग काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि यहाँ उसे काफ़ी सारे लाइट्स के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तभी वहाँ जून और गिब्योम भी पहुँच जाते हैं, बट मासंग तो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले कहीं जाकर छिप जाता है, जिस वजह से गिब्योम और जून उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी गिब्योम की मुलाकात सीईओ किम से होती है, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि आज से 3 साल पहले मेरी पूरी कंपनी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई थी। और वो तो गिब्योम को एक जोर का चांटा भी मार देता है। वहीं दूर से मासंग ये सब देख रहा होता है एंड उसे गिब्योम के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो लाइट से बचने के लिए सनग्लासेस पहनकर अंदर जाता है। यहाँ पे मासंग लाइट से तो बच जाता है, बट उसे क्वेश्चंस देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से जून उसकी सनग्लासेस निकाल देता है, तो मासंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं डॉक्टर आन को बता रहे होते हैं कि मासंग का लाइट से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर लाइट्स पड़ते ही उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है और ये सब उसके लिए मौत के दर्द के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ मासंग की ऐसी हालत देखकर गिब्योम काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपने डॉक्टर एंड असिस्टेंट को ये बात आन को बताने से मना करता है। जून जब मासंग से मिलने हॉस्पिटल आता है तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है, बट जैसे ही जून उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं अपना पार्टनर आपको नहीं बल्कि गिब्योम को बनाऊंगा, तो मासंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। वहीं गिब्योम उसके रूम के बाहर खड़ी होती है कि तभी उसे मासंग का कॉल आता है। गिब्योम उसका कॉल उठाने ही वाली थी कि तभी जून उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि अभी मासंग से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आने वाली है, जिसे सुनकर गिब्योम काफ़ी सैड हो जाती है। देन सेम नाइट मासंग गिब्योम से मिलने उसके घर जाता है, जहां वो उससे काफ़ी रूडली बातें करती है। मासंग जब उससे ऐसा करने का रीज़न पूछता है तो गिब्योम कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हें मेरे पास नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए, जिसे सुनकर मासंग समझ जाता है कि गिब्योम जेलस हो रही है, इसलिए वो उससे बता देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड देन उसके क्लोज जाकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें फालतू लोगों की बातों पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गिब्योम तो इतने में ही काफ़ी हैप्पी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली ने मासंग के बारे में सब कुछ पता लगवा लिया था और यहाँ उससे पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और मासंग ही ली का स्कूल क्रश था, इसलिए वो उसे पाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जून काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उस कंपटीशन की वजह से मासंग काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बट जून नहीं, इसलिए वो मासंग से काफ़ी जेलस होता है। तभी जून की मॉम उसे ढूंढते हुए ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहां के सभी लोग उनसे छिपकर जाने की कोशिश करते हैं
क्योंकि उनके गुस्से के बारे में वहाँ पे सभी को पता था। जो उनकी मॉम उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसके साइड होने की वजह से वो बैग जाकर सीईओ जैंग को लग जाता है, जिसके बाद तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। उन सभी के जाने के बाद आंट तो अपने बेटे के साथ साथ मासंग पर भी काफ़ी गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी एक छोटे से कंपटीशन में पार्ट लेने गया था। मासंग का असिस्टेंट भी आन के गुस्से से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वहीं गिब्योंग सीईओ जैंग के साथ कुछ डायरेक्टर से मिलने जाती है, बट कोई भी उसे किसी भी ड्रामा या मूवी में रोल देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उस मर्डर के बाद से सभी लोग गिब्योंग से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगे थे, जिस वजह से गिब्योंग काफ़ी सैड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 4 की शुरुआत में गिब्योंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड देन मासंग को कॉल करके उससे कहती है कि अगर उस दिन तुम मुझसे मिलने आ गए होते तो मैं मिन से कभी ना मिलती और ना ही उसके मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पे लगता। मेरा पूरा करियर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। जिसके बाद वो मासंग को कल एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली भी उसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी सीईओ उसे कॉल करके गिब्योंग के खिलाफ भड़काता है कि आजकल वो मूवी में तुम्हारी जगह रोल लेने के लिए डायरेक्टर्स के आगे पीछे घूम रही है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गिब्योंग भी आ जाती है, तो ली उसे काफ़ी कुछ सुनाते हुए फाइट करने लगती है। तो गिब्योंग उसे नीचे धक्का दे देती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग गिब्योंग को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहाँ मासंग भी आ जाता है और ये सब देखकर उसे भी ऐसा लगता है कि ली के साथ ये सब गिब्योंग ने जानबूझकर किया है, इसलिए गिब्योंग सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। मासंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गिब्योंग वहाँ से चली जाती है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। सेम नाइट मासंग एक पार्टी में जाता है। गिब्योंग भी जो उनके साथ आई होती है। पार्टी का ओनर सियोक भी गिब्योंग को देख लेता है एंड उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मासंग भी गिब्योंग को इस पार्टी में देखकर शॉक्ड हो जाता है, तो वो उसे बता देती है कि मैं यहाँ जून के साथ आई हूँ। तभी वहाँ सियोक भी आने लगता है, बट इससे पहले कि वो गिब्योंग को देख पाता, मासंग उसे लेकर साइड में छिप जाता है एंड देन वो गिब्योंग को शूज पहनाते हुए कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाने का सोचूंगा। बट गिब्योंग ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मासंग तो बस उसे अपने एक्सपीरियंस के लिए यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली एंड जून साथ में सियोक के पास जा रहे थे। यहाँ पे ली को ऐसा लगता है कि शायद जून उसे पसंद करता है, तो जून उसे साफ साफ बता देता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि गिब्योंग को पसंद करता हूँ। तभी वो दोनों उसी रूम में बंद हो जाते हैं। वहीं बाहर मिस्टर सियोक गिब्योंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट जब वो उसे कोई भाव नहीं देती तो वो वहाँ पे सभी लोगों को अपने पास बुलाकर एक ग्लास में कुछ पैसे जलाकर डालता है और गिब्योंग को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तुम इस वाइन को पी लोगी तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। गिब्योंग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड वाइन पीने लगती है। ली को जब काफ़ी ठंड लग रही होती है तो जून उसे अपनी कोट उतार कर देता है, जिसके बाद वो दोनों खुद को गर्म रखने के लिए काफ़ी ड्रिंक करते हैं। वहीं गिब्योंग उस वाइन को सियोक के मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वो तो गिब्योंग को चाटा मारने ही वाला था कि तभी मासंग आकर उसे रोक देता है। सियोक जब गिब्योंग के बारे में काफ़ी बुरा भला कहने लगता है तो मासंग जाकर उसे सभी के सामने किस कर लेता है। एंड गाइस गेस व्हाट, वो तो इस बात को चाहकर भी अगली सुबह तक नहीं भुला पाता। वहीं गिब्योंग भी इसी बात को याद कर करके काफ़ी हैप्पी होती है। ली को आज एक इंटरव्यू में जाना था,
तो वो इस शो में अपने फर्स्ट लव मासंग को भी इनवाइट करती है। और जब ये बात गिवियम को पता चलती है तो उसे काफ़ी जेलसी होती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैंग गिवियम के लिए एक डायरेक्टर से बात कर रहे थे, जिन्हें सीईओ किम भी देख लेता है। मासंग गिवियम को एक रेस्टोरेंट लाता है, जहां उसने एक टेबल लाइफ टाइम के लिए गिवियम के लिए बुक कर दी थी। ली के साथ मासंग की इंटरव्यू वाली बात सुनकर वो तो काफ़ी जेलस होती है, बट उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, जिस बात को मासंग भी नोटिस कर लेता है। गिवियम को जब पता चलता है कि उसे एक शो में रोल मिला है तो वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि गिवियम की शूटिंग स्विमिंग पूल में होने वाली है, जिस बात से गिवियम काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। जिसके बाद शो में गिवियम को पूल में गिरा दिया जाता है, जिसे टीवी पर मासंग भी देख रहा था और उसे गिवियम के लिए काफ़ी बुरा लगता है। गिवियम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि सीईओ किम का था, क्योंकि वो तो बस गिवियम को परेशान करना चाहता था। मासंग जब शो के लिए जा रहा होता है तभी वो रास्ते में सीईओ किम को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसने गिवियम को चाटा मारा था। सीईओ किम को भी याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने आज से 3 साल पहले मेरा पीछा किया था, बट उतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी आज ये जिंदा कैसे बच गया। शो में जाने के बाद मासंग सभी को ली की सर्जरी और फनी मूवमेंट्स के बारे में बताने लगता है, जिसे ये सब नान ने बताया होता है। क्योंकि वो हमेशा दूसरों की कमियां निकालती है, इसलिए आज मासंग उसकी सभी के सामने बैंड बजा देता है। गिवियम जब उन दोनों को साथ में टीवी पर देखती है तो काफ़ी सैड हो जाती है एंड देन उसी रेस्टोरेंट जाती है जहां मासंग ने उसके लिए टेबल बुक करवाई थी। जिसके बाद वो आज की सभी बातों को याद करके काफ़ी सैड हो जाती है। तभी वहां मासंग आकर उसके कानों में हेडफोन्स लगाता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके एंड देन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रोने से मना किया था ना। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मासंग गिवियम से कहता है कि मैंने तुम्हें रोने से मना किया था ना एंड देन गिवियम को डांटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पानी से डर लगता है तो शो में जाने की क्या ज़रूरत थी। जिसे सुनकर गिवियम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम ली को देखते हैं जिसकी इयररिंग्स कहीं खो गई थी, जो कि एक्चुअली में जून के पास होती है, क्योंकि उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, जिस वजह से ली की इयररिंग जून के शर्ट में ही फंस गई थी। देन नेक्स्ट सीन में ली मासंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है, बट वो तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तभी सामने से गिवियम आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसके बाद मासंग ली को जून के पास छोड़कर गिवियम को वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे को डेट करने का प्लान बनाते हैं। वहीं ली को जब पता चलता है कि जून मासंग का कजिन है तो वो उससे मासंग का फ़ोन नंबर मांगती है। दूसरी तरफ जब गिवियम को पता चलता है कि कल सीईओ किम ने जानबूझकर शूटिंग लोकेशन चेंज कराई थी तो वो उसके पास जाकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वहीं मासंग की आंट ऑफिस प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस करके उसमें किसी से बिल्कुल मासंग की तरह साइन भी करा लेती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग जून को अपने घर में देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, जिस पर जून कहता है कि रात में तो तुम्ही ने मेरे लिए गेट खोला था, बट अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। लेकिन मासंग को तो सच में इस बारे में कुछ भी नहीं याद था। मीटिंग में जब उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें खुद उसी ने साइन किया है, जिसे सुनकर मासंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने साइन नहीं किया था। घर जाकर मासंग अपनी डायरी को भी चेक करता है
जिसमें उसने प्रोजेक्ट्स पर साइन करने वाली बात लिखी हुई थी। बट उसका मन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये सब खुद उसी ने किया और लिखा है। वहीं जून को जब पता चलता है कि पार्टी में मार्क्संग ने गिवियम को किस किया था, तो वो ये सुनकर काफ़ी सैड हो जाता है एंड भागते हुए मार्क्संग के पास जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं। और जब वो कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो जल्द ही अपनी फीलिंग्स के बारे में गिवियम को बताने का डिसाइड करता है। आफ्टर दैट वो गिवियम को अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल आता है एंड उसे काफ़ी अच्छे से तैयार करवाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मार्क्संग भी आ जाता है, बट अब क्योंकि जून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो मार्क्संग से हेल्प लेता है। जून के वहाँ से जाते ही गिवियम उस ड्रेस को लेने से मना कर देती है, तो मार्क्संग उसे बिल्कुल ऐसे ही तैयार होकर कल एक प्लेस पर मिलने के लिए बुलाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जून और गिवियम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ जून के प्रपोज करने से पहले ही गिवियम उसे बता देती है कि मैं मार्क्संग को पसंद करती हूँ, जिसे सुनकर जून काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क्संग को याद आ जाता है कि मैंने उस प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किया था। दैट्स वाई वो मीटिंग में जाकर उन सभी प्लान्स को कैंसिल कर देता है। मीटिंग ओवर होने के बाद मार्क्संग गिवियम से मिलने जाता है। वहीं गिवियम उसके आने का वेट कर रही थी। डॉक्टर मार्क्संग की बनाई हुई ड्राइंग आन को दिखाते हैं, तो वो काफ़ी डर जाती हैं और खुद से कहती हैं कि अगर मार्क्संग को इस बारे में याद आ गया तो मैं क्या करूँगी। वहीं मार्क्संग गिवियम से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी उसके फेस पर अचानक से लाइट पड़ती है एंड देन मार्क्संग को उस ड्राइंग से रिलेटेड सब कुछ याद आ जाता है कि बचपन में आंट ने उससे कहा था कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। अब बच ही गए हो, तो आज से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सब याद आने की वजह से मार्क्संग भूल जाता है कि वो यहाँ गिवियम से मिलने आया था, इसलिए वो वापस घर चला जाता है। वहीं गिवियम काफ़ी सैड होकर उसके आने का वेट कर रही थी। मार्क्संग अपने डॉक्टर के पास जाकर उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, बट उन्हें ये नहीं बताता कि मुझे मेरी बचपन की मेमोरीज याद आ चुकी हैं। वहीं गिवियम काफ़ी सैड होती है क्योंकि 3 साल पहले की तरह इस बार भी मार्क्संग उसे वेट करने के लिए बोलकर मिलने नहीं आता। वहीं काफ़ी सोचने के बाद एट लास्ट मार्क्संग का असिस्टेंट उसे बता देता है कि मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपके आंट के लिए काम करता हूँ और आपकी जासूसी करके मैं आपकी सभी इंफॉर्मेशन आपके आंट को बता देता हूँ, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं ये काम और नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मार्क्संग उसे जॉब छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आंट को पता चले कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। मार्क्संग कहता है वैसे कल कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या जिसे मैं भूल गया हूँ? तो असिस्टेंट उसे बता देता है कि कल तो आप गिवियम से मिलने जाने वाले थे, जिसे सुनते ही मार्क्संग को सब कुछ याद आ जाता है, तो वो भागते हुए गिवियम से सॉरी बोलने जाता है। गिवियम उससे कल न आने का रीज़न पूछती है, तो मार्क्संग उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से गिवियम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मार्क्संग को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीईओ किम मार्क्संग के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम गिवियम को 3 साल पहले से जानते हो? बट अब क्योंकि मार्क्संग को कुछ भी याद नहीं था, तो वो थोड़ा शॉक्ड होकर खुद से कहता है कि आखिर ये मुझसे गिवियम के बारे में क्यों पूछ रहा है। बट जब मार्क्संग उसे कुछ भी नहीं बताता, तो सीईओ किम अपना मुंह उठाकर वहाँ से चला जाता है। गिवियम जब ऑडिशन देने जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सीईओ किम से हो जाती है, जो कि उसे इंडस्ट्री में कमबैक करने से मना करता है, जिसे सुनकर गिवियम कहती है कि आज से 3 साल पहले मिन के मर्डर में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं, तभी तो तुम नहीं चाहते कि मैं इंडस्ट्री में फिर से कमबैक करूं
और फेमस हो जाऊं, क्योंकि क्या पता फेमस होने के बाद मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दूं। जिसे सुनकर सीईओ किम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वहीं मासंग अपनी आंट के पास जाकर उनसे जानबूझकर पूछता है कि क्या बचपन में आपने मुझसे कुछ कहा था? बट आंटी साफ साफ झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मासंग उन्हें इनडायरेक्टली वार्न करते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बट आज तो आंट ये सब इग्नोर करके मासंग से जून को ढूंढने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम से नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चला गया था। जिसके बाद मासंग जून को ढूंढने जाता है, जहां पहले तो जून उसके साथ जाने से मना कर देता है, बट एट लास्ट वो वापस आ ही जाता है। वापस आते ही जून गीबियम को मासंग के खिलाफ भिड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत जल्द ही ली से शादी करने वाला है। जिसे सुनकर गीबियम मासंग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मासंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उस पागल की बात पे भरोसा कर रही हो, वो तो बस मजाक कर रहा था। बट गीबियम उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मासंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि डॉक्टर भी आपके आंट के लिए काम करता है, जिस पर मासंग कहता है कि मुझे शक तो पहले से ही था, बट आज कंफर्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ गीबियम को एक वेब सीरीज में रोल मिल गया था, जिस वजह से वो सभी काफ़ी हैप्पी होते हैं एंड कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सभी कैंपिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मासंग भी आ जाता है। एक एक करके वो सभी लोग अपने अपने काम की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और गीबियम एंड मासंग वहीं रह जाते हैं। इसलिए वो दोनों इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। गीबियम जब ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए साइट पर चली जाती है, तो मासंग अपनी डायरी निकालता है, जिसमें से उसी प्लेस की फोटो नीचे गिरती है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। एंड गाइस, गेस व्हाट? उस फोटो को देखते ही मासंग को उस दिन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वो भागते हुए गीबियम के पास जाकर बिल्कुल आज से 3 साल पहले की तरह उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? आई मीन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एंड देन मासंग कुछ ऐसा करता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 6 की शुरुआत में वो सभी कैंपिंग करके अपने अपने घर वापस आते हैं। मासंग उन सभी मेमोरीज को बोर्ड पर लिख देता है जो उसे कैंपिंग के दौरान याद आई थी, बट अभी भी वो काफ़ी परेशान होता है। आप बताओ क्यों? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। क्योंकि उसे एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं आई थी। मासंग जब ऑफिस से घर आता है तो वो अपने घर का पासवर्ड ही भूल जाता है, इसलिए वो गीबियम को कॉल करके अपने पास बुलाता है, क्योंकि घर का पासवर्ड गीबियम से ही रिलेटेड था। काफी कोशिश करने के बाद एट लास्ट दरवाजा खुल ही जाता है। अंदर जाने के बाद फाइनली मासंग गीबियम को बता देता है कि आज से 3 साल पहले मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया था क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिसे सुनकर गीबियम सैड हो जाती है एंड उससे माफी मांगती है, बट मासंग उसे माफी मांगने से मना कर देता है। वहीं जून की मॉम उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जून ली को डेट कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भूल जाता है, जिस वजह से उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो जाता है। जिस बात का फायदा उठाकर आंट मासंग को कंपनी से दूर रहकर अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो मासंग को बिजनेस से दूर करके पूरी कंपनी हथियाना चाहती हैं। देन सेम नाइट मासंग गीबियम के साथ खाना खाना चाहता था, इसलिए वो उसके घर चला जाता है, जहां गीबियम उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है। जिसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं। गीबियम जब मासंग को घर छोड़ने जाती है तो मासंग उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बट वो गीबियम को अपनी भूलने वाली बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गीबियम ऑडिशन देने जाती है, तभी वहाँ उससे मिलने सीईओ किम आते हैं, जो कि फाइनली उसे मासंग की भूलने वाली बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है।
सीईओ किम कहता है कि मासंग की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारी वजह से ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करती जाओ, वरना मैं सभी को उसकी बीमारी के बारे में बता दूंगा। जिसके बाद वो गीब्यम को ऑडिशन देने से मना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर सभी लोग गीब्यम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऑडिशन स्टार्ट हो गया था और गीब्यम अभी तक नहीं आई थी। और जब मासंग को इस बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए गीब्यम के पास जाता है, जहाँ वो काफी सैड होकर पानी में भीग रही थी। गीब्यम मासंग से सॉरी बोलती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। बट मासंग उसे सॉरी बोलने से मना करता है, क्योंकि वो गीब्यम को अपनी इस हालत का जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि वो तो उससे सच्चा प्यार करता है। एंड देन वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। जिसके बाद गीब्यम मासंग को अपने घर ले जाती है, जहां उसके पेरेंट्स मासंग को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। खाना खाते टाइम गीब्यम अपनी फैमिली को बता देती है कि मैं मासंग को डेट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मासंग की आँख खुलती है तो वो खुद को गीब्यम के घर में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। बट देन गीब्यम के बताने पर उसे याद आ जाता है कि कल रात वो गीब्यम के घर पर ही रुक गया था। घर वापस जाने के बाद जब मासंग जून को बताता है कि मैं रात भर गीब्यम के साथ था, तो ये सुनकर जून तो काफी परेशान हो जाता है। मासंग अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे जानबूझकर पूछता है कि क्या आपने ही मेरी बीमारी के बारे में आंट को बताया था? तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, शायद किसी और ने बताया होगा। बट इन रियलिटी उसी ने आंट को मासंग की बीमारी के बारे में सब कुछ बताया था। डॉक्टर आंट को ये भी बता देते हैं कि मासंग चाहकर भी गीब्यम के बारे में कुछ भी नहीं भूल पाता। वहीं गीब्यम अपनी टेंशन को दूर करने के लिए काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड देन मासंग के पास जाकर उल्टी सीधी हरकतें करती है, जिसे देखकर वो तो स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ली को ड्रामा के लिए एक न्यू एक्टर की जरूरत थी, तो वो कॉल करके जून को बुला लेती है। अब उन दोनों को एक सीन में किस करना था, इसलिए ली जून को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, बट जून उसे किस नहीं कर पाता। तो एट लास्ट ली ही उसे किस करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद तो जून वॉज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत तेज निकली। मासंग की आंट कल उसे एक लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती हैं। वही नान भी गीब्यम को एक बड़े डायरेक्टर से मिलने जाने के लिए कहती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि जिस प्लेस पर मासंग उस लड़की से मिलने आया है, उसी प्लेस पर गीब्यम भी डायरेक्टर से मिलने आई है। यहाँ तो मासंग उस लड़की को साफ साफ बता देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गीब्यम उस डायरेक्टर को काफी मारती है, क्योंकि ये वही डायरेक्टर था जिसने उसकी फनी वीडियो वायरल कर दी थी। गीब्यम जब मासंग के साथ उस लड़की को देखती है तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आंट गीब्यम के भाई बहन को काफी सारे गिफ्ट्स देती हैं एंड देन उसके डैड के पास जाकर उन्हें भी कुछ पैसे देते हुए गीब्यम को मासंग से दूर रखने के लिए कहती हैं। और जब ये बात गीब्यम को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। मासंग जब गीब्यम को कॉल करता है तो उनकी बातों से उसे भी आंट के बारे में पता चल जाता है। रोड पर चलते ही अचानक से मासंग को याद आ जाता है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन उसने सीईओ किम का पीछा किया था। जिसके बाद मासंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या आज से 3 साल पहले हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। बट सीईओ किम तो उससे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ गीब्यम आंट से मिलकर उन्हें वो सारा सामान वापस कर देती है जो कि उन्होंने उसके भाई बहन को दिया था। गीब्यम आंट को साफ साफ बता देती है कि मैं किसी भी हाल में मासंग से ब्रेकअप नहीं करूंगी। तभी वहाँ पीछे से मासंग भी आ जाता है और आंट को गीब्यम से दूर रहने के लिए बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है।
मासंग जब गिव्यम से आन की तरफ से माफी मांगता है तो वो उसे माफी मांगने से मना करती है। वहीं आन को तो मासंग पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी बीमारी के बारे में सभी को बताने का डिसाइड करती हैं ताकि सभी शेयर होल्डर्स मिलकर उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा सकें। वहीं दूसरी तरफ ली जून की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, बट जून उसे अपनी कंपनी में काम करने से मना कर देता है। और जब ये बात सीईओ जैंग को पता चलती है तो वो जून की क्या वाट लगाते हैं और उस पे काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि इस समय ली कोरिया की टॉप एक्ट्रेस है, जिस वजह से उनकी कंपनी को काफी प्रॉफिट हो सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मासंग गिव्यम की बहन के पास जाकर उसके लिए काफी सारे सामान खरीदता है, बट वो ये बात गिव्यम को बताने से मना कर देता है कि कहीं गिव्यम इस वजह से नाराज ना हो जाए। एंड देन वो उसके भाई के पास भी जाकर उसकी स्टडीज में हेल्प करता है। एंड इस तरह वो एक एक करके घर के सभी मेंबर्स को खुश कर देता है। वहीं सीईओ किम गिव्यम के खिलाफ नकली सबूत बनवाकर उसे फिर से जेल भेजना चाहते हैं। सेम नाइट मासंग जून, ली और गिव्यम को कॉल करके उन सभी को कल एक इवेंट में आने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन सभी को वहां देखते हैं जहां फाइनली मासंग सभी मीडिया वालों के सामने अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी हो गया या मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी जाएगी। ये सब सुनकर जून काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मासंग की बीमारी के बारे में बस उसे छोड़कर बाकी सभी को पता था। जून कहता है, क्या तुम मुझे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि इन सब बारे में मुझे भी बता सको, और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आन काफी गुस्से में थी, क्योंकि उनका मासंग की बीमारी को एक्सपोज करने वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 7 की शुरुआत में हम जून को देखते हैं, जो कि मासंग की बीमारी वाली बात जानकर काफ़ी सैड होता है। इसलिए ली उसे खुश करने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है। आज तो जून इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो नशे की हालत में ली के साथ कुछ ऐसा करने वाला था, बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहीं पे बेहोश हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जून मासंग के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, बट क्या तुम्हें पता है कि मैं आज गिव्यम के साथ पूरे एक दिन के लिए डेट पर जा रहा हूँ। जिसे सुनकर मासंग जेलस फील करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में पूरा दिन काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड यहाँ जून को भी पता चल जाता है कि गिव्यम के दिल में सिर्फ और सिर्फ मासंग है, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार हक करके गिव्यम के लिए अपनी सभी फीलिंग्स को ख़त्म करने का डिसाइड करता है। आफ्टर दैट गिव्यम मासंग के पास जाती है, जो कि उन दोनों के डेट पर जाने की वजह से काफ़ी जेलस होता है, पर गिव्यम के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जून ली को भी बता देता है कि आज से मैंने गिव्यम के लिए अपनी सभी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड करते हैं। एंड यहाँ जून क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। देन नेक्स्ट सीन में हम सीईओ किम को देखते हैं, जो कि गिव्यम के खिलाफ पुलिस स्टेशन केस करने गया था। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले मिन को किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ किम ने ही मारा था, और फिर सारा इल्ज़ाम गिव्यम के ऊपर लगा दिया। जब इस केस के रीओपनिंग के बारे में गिव्यम और घर के सभी मेंबर्स को पता चलता है तो वो सभी गिव्यम के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मासंग डॉक्टर के पास जाकर खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो गिव्यम की हेल्प करने के लिए पुरानी मेमोरीज को फिर से याद करना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गिव्यम कोर्ट जाती है तो उसके हेटर्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं, बट तभी वहाँ मासंग आकर उसे बचा लेता है। आफ्टर दैट हम उन सभी को अंदर देखते हैं, जहाँ मासंग उल्टा सीईओ किम को ही फंसा देता है, क्योंकि हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे सभी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थीं
और इस तरह गिब्यम इनोसेंट प्रूव हो जाती है और सीईओ किम पकड़ा जाता है। ली जब जून की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है तो सीईओ किम उससे काफ़ी कुछ सुनाने लगता है, क्योंकि अभी तक उसका अरेस्ट वारंट नहीं आया था। बट ये सब देखकर जून सीईओ किम को उससे दूर करता है एंड ली को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाकर उनसे जायदाद का आधा हिस्सा मांगता है, जिसे सुनकर आंटी को काफ़ी गुस्सा आता है। गिब्यम मासंग को कॉल करके उससे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है, बट तभी उसे डॉक्टर यॉन से रिलेटेड कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीईओ किम को पता चल जाता है कि आज से 3 साल पहले मासंग का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर युआन ने ही कराया था। इसलिए वो उनके पास जाकर आंट से मिलने की बात करता है, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि ये सब डॉक्टर युआन ने आंट के कहने पर ही कराया होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं, जहाँ सीईओ किम सभी बातों को रिकॉर्ड करते हुए आंट से कहता है कि अगर आप नहीं चाहती कि मैं मासंग के एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताऊं, तो आपको मेरी बेल करानी होगी और साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे पैसे भी देने होंगे। आफ्टर दैट वो मासंग के पास जाकर उसे वो रिकॉर्डिंग दे देता है, ताकि मासंग को भी ये पता चल सके कि आखिर उसके अपनों ने ही उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मासंग काफ़ी सैड हो जाता है। देन सेम नाइट वो रिकॉर्डर मासंग के असिस्टेंट को भी मिल जाता है, इस वजह से उसे भी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं मासंग आंट से मिलकर उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं कि आपने मुझे मारने की कोशिश की। बट आंट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मासंग को इस बारे में जून को कुछ भी बताने से मना करती हैं, क्योंकि ये जानने के बाद वो अपनी मॉम से ही नफरत करने लगेगा। मासंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में जून को कुछ भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जब गिब्यम अपना ऑडिशन देकर आती है तो वो इस बारे में मासंग को कॉल करके बताने लगती है, बट तभी अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से मासंग वहीं पे गिर जाता है, जिसे गिब्यम भी देख लेती है, क्योंकि वो दोनों एक ही प्लेस पर थे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां फाइनली मासंग का असिस्टेंट वो रिकॉर्डर गिब्यम को दे देता है, जिसे सुनने के बाद उसे भी मासंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है। जून भी भागते हुए मासंग से मिलने जाता है एंड उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। आफ्टर दैट मासंग और गिब्यम कल एक दूसरे के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं। सेम नाइट जब गिब्यम के फैमिली मेम्बर्स घर पर नहीं थे तो वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। वहीं आंट ली को अपनी ऑफिस बुलाकर उसे जून से ब्रेकअप करने के लिए कहती हैं, बट ली तो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ जून भी आ जाता है तो ली जानबूझकर रोने लगती है। दैट्स वाई जून अपनी मॉम को ली से दूर रहने के लिए बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। मासंग गिब्यम को बुलाकर उसे एक ड्रामा के ऑडिशन के लिए अब्रॉड जाने को कहता है। गिब्यम तो मासंग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, बट एट लास्ट उसे मासंग की बात माननी ही पड़ती है। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि गिब्यम के जाते ही मासंग भी ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। पर जाने से पहले वो जून से मिलने जाता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। गिब्यम भी जाने से पहले एक आखिरी बार मासंग से मिलने आती है। वहीं डॉक्टर युआन को अब मासंग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट भी मासंग के साथ कोरिया छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब गिब्यम वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मासंग तो ये शहर छोड़कर जा चुका है। जून को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर मासंग अचानक से कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ मासंग चाइना में होता है, जहाँ से वो गिब्यम के लिए एक लेटर भी लिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट गिब्यम से मिलने आता है, क्योंकि फॉरेन जाने के बाद वो मासंग से अलग हो गया था, इसलिए अब उसे भी मासंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आफ्टर दैट वो जून के पास जाकर उसे वो रिकॉर्डर दे देता है,
जिसे सुनने के बाद जून को अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो उन्हें उनके किए की सज़ा दिलाता है और इस तरह सीईओ किम भी पकड़ा जाता है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गिब्यम फिर से पहले की तरह काफ़ी फेमस हो गई थी, जिस वजह से ली काफ़ी जेलस होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मासंग को देखते हैं, जो कि बचपन को छोड़कर बाकी सभी मेमोरीज को भूल गया था। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ उसका ट्रीटमेंट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर युआन ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो गया था। इसलिए इस बार वो पूरे दिल से मासंग की हेल्प करना चाहते हैं। रास्ते में जब उसे गिब्यम का पोस्टर दिखता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वहीं डॉक्टर वान जून को मासंग के बारे में बता देते हैं, जिससे मिलकर जून काफ़ी हैप्पी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गिब्यम शूटिंग के लिए एक प्लेस पर जाती है तो फाइनली उसे वहाँ मासंग भी मिल जाता है। बट वो तो गिब्यम के बारे में सब कुछ भूल चुका था। लेकिन जैसे ही गिब्यम उसे अपना नाम बताती है तो फाइनली एक एक करके उसे उसकी सभी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड देन वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। आफ्टर दैट हमें उन दोनों का वेडिंग सीन दिखाया जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, ये उनकी इस महीने में तीसरी शादी थी, क्योंकि मासंग हर हफ्ते अपनी शादी के बारे में भूल जाता था, जिस बात का फ़ायदा उठाकर गिब्यम उससे फिर से शादी कर लेती है, जहां सभी उन दोनों के लिए काफ़ी हैप्पी होते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।